Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, click on the link given in the description. And the chapter that we are going to study today is adsorption and colloids. This is topic number 11 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th. इस चैप्टर में हमें ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से कुछ सब टॉपिक्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, एडसॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कैटालिसिस एंड एडसॉर्प्शन थियोरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. तो ये दो सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. यदि आपने हमारे पहले वाले कोई भी टॉपिक्स का वीडियो मिस कर दिया है इनमें से, तो आप ये सारे टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं, वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप हमारे ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके ये पहले वाले वीडियोस देख सकते हो. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है कैटालिसिस. कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना कि सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जहां केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इवन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनमें भी ये कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये कैटालिसिस, दैट इज कैटलिस्ट, होता क्या है? तो कैटलिस्ट ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है, रिएक्शन में यूज होने वाली एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, तो भी उसके बावजूद वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है. तो यदि कैटलिस्ट को डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which when added to chemical reaction or reacting system increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब केमिकल रिएक्शन में ऐड कर दिया जाए तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज कर देगा, बट वो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा और उसके अंदर कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आएंगे. तो कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग चेंज. तो कैटलिस्ट दो टाइप का है. पहला है होमोजीनियस कैटालिसिस, दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. होमोजीनियस, होमो मींस सेम, जहां आपका कैटलिस्ट और रिएक्शन मीडियम सेम फेज में होंगे, उसे कहेंगे हम होमोजीनियस कैटालिसिस. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रो मींस डिफरेंट, तो जहां आपका कैटलिस्ट और रिएक्शन मीडियम डिफरेंट फेज में होंगे, उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. तो चलिए देखते हैं पहले होमोजीनियस कैटालिसिस. जहां पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों भी सेम फेज में हैं, उसे कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस. होमोजीनियस कैटालिसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका आयोडाइड आयन जो है वो होमोजीनियस कैटलिस्ट है इन डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहां पे आपका आयोडीन और H2O2 दोनों भी प्रेजेंट होते हैं सेम एक्वस फेज में. ठीक है, तो आयोडाइड आयन जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस H2O2 में यूज करते हैं, जहां आयोडाइड और H2O2 दोनों भी सेम एक्वस फेज में प्रेजेंट है. दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड विथ डाइऑक्सीजन, जहां आपका कैटलिस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड. अब यहां पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, O2 और नाइट्रिक ऑक्साइड सबके सब गैस फेज में ही है, दैट इज अगेन होमोजीनियस कैटालिसिस, और वो देते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड.
नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर बाय H+ टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप शुगर दैट इज सुक्रोज सोल्यूशन को हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब वाटर के साथ ट्रीट करोगे विद द प्रेजेंस ऑफ H+, जो H+ H2SO4 देगा और वो फाइनल प्रोडक्ट देगा आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हाइड्रोलिसिस के बाद। तो यहां ध्यान रखें, आपका सुक्रोज भी एक्वस है और H2SO4 भी लिक्विड है, दोनों भी एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, इसलिए ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। नेक्स्ट है एंजाइम कैटालिसिस, जो बॉडी के अंदर होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटालिसिस है और वो सब के सब होमोजीनियस कैटालिसिस है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की तरफ। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो कैटालिसिस है जहां रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों भी डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट फेज। तो जनरली यहां पे जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है और रिएक्टेंट जो होता है वो लिक्विड या फिर गैस होता है, इसलिए इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो कैटलिस्ट आपका सॉलिड होगा, रिएक्टेंट लिक्विड या गैस होगा। एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट देखिए, ये जो रिएक्शन मीडियम है वो एक बीकर में है जहां आपका रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड या गैस है और इसके अंदर आपका सॉलिड कैटलिस्ट ऐड किया जाता है। ये सॉलिड कैटलिस्ट इस रिएक्शन मीडियम में डिसॉल्व नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है और अपना सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड कैटलिस्ट है वो अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिस पे ये लिक्विड या गैस आके रिएक्ट होते हैं आपस में और बाद में वो सरफेस छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है डाई नाइट्रोजन दैट इज N2 एंड डाई हाइड्रोजन दैट इज H2, जब कंबाइन होते हैं फॉर्म करने के लिए अमोनिया इन हार्बर प्रोसेस और वहां यूज होता है फाइनली डिवाइडेड आयन एज कैटलिस्ट। तो फाइनली डिवाइडेड आयन जो है, जो आपका कैटलिस्ट है, वो सॉलिड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है और इसलिए ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। यहां पे अलॉन्ग विद आयन यूज होता है K2O एंड Al2O and O3, तो ये दोनों भी आयन के साथ यूज होता है। तो देखिए N2 + 3H2 gives 2NH3, ये हार्बर प्रोसेस है जहां पे अमोनिया प्रिपरेशन होता है और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट है वो आयन है, आयन के साथ यूज हो रहा है K2O या फिर Al2O3। K2O एंड Al2O3 जो है ये दोनों कैटलिस्ट नहीं है बट ये प्रोमोटर्स ऑफ Fe कैटलिस्ट है। ठीक है, Al2O3 और K2 कैटलिस्ट नहीं है बट वो Fe कैटलिस्ट को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं उसको कैटलिस्ट का बिहेवियर दिखाने के लिए। तो Al2O3 क्या करता है? Al2O3 वो ध्यान में रखता है कि Fe की जो पार्टिकल्स है वो आपस में फ्यूज ना हो जाए, इसलिए प्रिवेंट करता है फ्यूजन ऑफ Fe पार्टिकल्स। K2O क्या करता है? K2O कॉज करता है केमिसॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो K2O Fe को प्रमोट करता है कि वो नाइट्रोजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करे। इस रिएक्शन में हार्बर प्रोसेस में K2O और Al2O3 के अलावा भी कभी कभी मोलिब्डेनम यूज किया जाता है जो अगेन इज यूज्ड एज अ प्रोमोटर। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू प्रोड्यूस सॉलिड फैट। तो जो फूड इंडस्ट्री है वहां पे जब बासमती घी बनाना होता है, बासमती घी दैट इज डालडा का प्रोडक्शन के लिए जब वेजिटेबल ऑयल को यूज किया जाता है तो उस वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से ट्रीट किया जाता है जिससे वो सॉलिड फैट दे। यहां पे जो रिएक्शन है वो कैटलाइज होता है बाय फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक निकेल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। अगेन ये मेटल जो है वो कैटलिस्ट है जो अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए और वो सॉलिड फेज में होते हैं बट ऑयल लिक्विड में होता है। तो वेजिटेबल ऑयल में एक या एक से ज्यादा कार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहां पे कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड प्रोडक्ट में बाय कन्वर्टिंग इट टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जो वेजिटेबल ऑयल है, तो वेजिटेबल ऑयल में क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
इसको हाइड्रोजन गैस का ट्रीट किया जाएगा, इसलिए इसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये हाइड्रोजन इस वेजिटेबल ऑयल में इंसर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मेटल, दैट इज निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम, और वो देता है वेजिटेबल घी, दैट इज डालडा, जहां पे सारे बॉन्ड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ डालडा ऑल्सो आपको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का हेल्प लेना है। जो दूसरा एप्लीकेशन है ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट वो है ऑटोमोबाइल कैटलिस्ट कन्वर्टर्स में। ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर में ये कैटलिस्ट हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये होता क्या है, तो जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये सब गैसेस जो है बहुत पॉइजनस होते हैं जो ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर है वो ट्रांसफॉर्म करता है इन पॉइजनस गैसेस को या फिर एयर पॉल्यूटेंट को, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो अब लेस पॉइजनस है। और यहाँ पे जो है इस कैटालिटिक कन्वर्टर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ जो कैटलिस्ट चाहिए वो होता है लेड। तो यहाँ पे लेड प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे ये गैसेस को एब्जॉर्ब करता है और फिर कन्वर्ट कर देता है इनको CO2, वाटर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। बट याद रखिए इन ऑटोमोबाइल्स में जहां ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में जो है ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है उसमें ऐसा पेट्रोल चाहिए होता है जो अनलीडेड हो, जिसमें लीड ना हो। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर जो है वो ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट, ये केमिकल रिएक्शन के रेट डिक्रीज कर देते हैं। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा था, कैटलिस्ट आपके रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा था, बट इनहिबिटर रिएक्शन का रेट डिक्रीज करते हैं। इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एनीस्थीसिया की तरह यूज किया जाता था, बट क्लोरोफॉर्म जो है जैसे ही एयर ऑक्सीड के कांटेक्ट में आता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन विथ एयर दे रहा है आपको कार्बोनिल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2, और ये कार्बोनिल क्लोराइड एक पॉइजनस सब्सटेंस है। बट यदि आपको ये ऑक्सीडेशन का रेट स्लो करना है तो आप इसमें जो क्लोरोफॉर्म है उसमें 2% इथेनॉल ऐड कर दीजिए। 2% इथेनॉल क्लोरोफॉर्म में ऐड करते ही क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा और इसलिए COCl2 का फॉर्मेशन का जो स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और जिससे वो पॉइजनस क्लोरोफॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस में बहुत धीरे कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे इथेनॉल एक्ट कर रहा है इनहिबिटर की तरह, जो क्लोरोफॉर्म का कन्वर्जन इनटू कार्बोनिल क्लोराइड स्लो डाउन कर रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन, जहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। बट यदि आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन को स्टॉप करना है या जो है रेट रिड्यूस करना है तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड या ग्लिसरॉल ऐड कर दीजिए इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन में, जहां पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो डाइल्यूट एसिड या ग्लिसरॉल है वो एक्ट होता है एज इनहिबिटर। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन थियोरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है उसके कहना ऐसा है कि ये रिएक्शन जो है एब्जॉर्प्शन का हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का, वो रिएक्शन कैसे होता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डिफ्यूजन, जहां आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं। ये पहला स्टेप होगा एक्चुअली, जहां आपके रिएक्टेंट्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं आपके कैटलिस्ट की तरफ, मतलब स्प्रेड होते हैं कैटलिस्ट की तरफ। दूसरा स्टेप है एडसॉर्प्शन,
जहां आप देख सकते हो आपका जो कैटलिस्ट का सरफेस है उसके ऊपर आपके जो रिएक्टेंट मीडियम है वो आके क्या हो गए, एडसॉर्ब, ज्वाइन हो गए, एडसॉर्ब हो गए। तीसरा होता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, जहां आपके जो दो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट होके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं या इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, बट स्टिल वो कैटलिस्ट के ऊपर एडसॉर्ब होते हैं। ये स्टेप 3 होता है। नेक्स्ट है डिसॉर्प्शन, नेक्स्ट है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जहां पे आपका अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी में, बट स्टिल वो एडसॉर्ब है कैटलिस्ट के ऊपर, और ये है आपका स्टेप 4। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप डिसॉर्प्शन, जहां आपके प्रोडक्ट जो फॉर्म हो चुके हैं वो कैटलिस्ट का सरफेस जो है वो छोड़ चुके होते हैं और कैटलिस्ट रेडी होता है नेक्स्ट साइकिल के लिए, जहां अगेन ए और बी आके उस पर एडसॉर्ब हो सकते हैं। तो ये स्टेप 5 है। तो स्टेप 1 इज डिफ्यूजन, जहां दोनों रिएक्टेंट आके कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर डिफ्यूज मतलब फैल जाते हैं। दूसरा होता है एडसॉर्प्शन, जहां आपके रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होते हैं। तीसरा है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, जहां दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। चौथा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जहां आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बट वो स्टिल एडसॉर्ब होता है कैटलिस्ट के ऊपर। और लास्ट है डिसॉर्प्शन, जहां फॉर्म प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट का सरफेस छोड़ देते हैं। तो ये थियोरी है जो बताता है कि कैसे ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होता है ऑन कैटालिटिक सरफेस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। तो पहला उसका इंपॉर्टेंट फीचर है कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है ऑफ कैटलिस्ट वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन पे, मतलब कितना ज्यादा आपका जो रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे जो है वो केमिसॉर्प्शन मतलब बॉन्ड बना सकता है। केमिसॉर्प्शन मतलब बॉन्ड बना सकता है कैटलिस्ट के सरफेस के साथ आपका रिएक्टेंट। तो वो कितना ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग केमिसॉर्प्शन कर सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, वो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिसाइड करेगा। यदि लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, गैस हो या सॉलिड, क्योंकि आपका रिएक्टेंट जनरली हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में गैस या लिक्विड होता है, तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैस हो या लिक्विड स्ट्रांगली एब्सॉर्ब हो जाएगा आपके सॉलिड सरफेस पे, दैट इज सॉलिड कैटलिस्ट पे, उतना ज्यादा हम उस कैटलिस्ट को एक्टिव कहेंगे। तो इस कैटलिस्ट के सरफेस पे यदि बहुत ज्यादा आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब वो कैटलिस्ट ज्यादा एक्टिव है। बट याद रखें, एड्सॉर्प्शन के दौरान, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के दौरान ऐसे बॉन्ड्स बनने चाहिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में, जो ये बॉन्ड है वो ऐसे बनने चाहिए जो इजीली ब्रेक हो जाए, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट यहाँ आपका कैटलिस्ट का सरफेस है और एड्सॉर्बेट आपका रिएक्टेंट है, ये दोनों के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होने चाहिए कि वो रिएक्टेंट अपना रिएक्शन ही ना कर पाए, इंटरमीडिएट ना फॉर्म कर पाए और कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ ही नहीं पाए। तो इधर जनरली पाया गया है कि डी ब्लॉक मेटल्स जैसे कि आयरन, वेनेडियम एंड क्रोमियम वो स्ट्रांगली एक्टिव है ऑक्सीजन C2H2, C2H4, COH2, CO2, NO2 को एब्सॉर्ब करने के लिए, और मैग्नीज और कॉपर जो है वो अनेबल है N2 और CO2 को एब्सॉर्ब करने के लिए। मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम और लिथियम वो O2 को सिलेक्टिवली एब्सॉर्ब करते हैं। यदि आपको O2 को सिलेक्टिवली एब्सॉर्ब करना है तो आप मेटल, मैग्नीशियम और लिथियम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कैटालिटिक सिलेक्टिविटी। तो कुछ सॉलिड कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत सिलेक्टिव होते हैं अपने एक्शन में, मतलब आप कितना भी ज्यादा उस मीडियम में आप सॉलिड और लिक्विड और गैस डाल दें, बट वो कैटलिस्ट सिर्फ सिलेक्टिव गैस या लिक्विड को ही अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब होने देंगे। तो कुछ गैसियस रिएक्टेंट जो है
वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन डिफरेंट कैटलिस्ट आर यूज। तो ये भी एक सिलेक्टिविटी का एग्जांपल है कि जो दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड बी, यदि उसका रिएक्शन जो है Fe के सरफेस पे किया जाए तो वो प्रोडक्ट देगा C, बट यही रिएक्शन यदि आप निकेल के सरफेस पे करो तो रिएक्शन प्रोडक्ट देगा D। रिएक्शन सेम है बट कैटलिस्ट डिफरेंट है और आपको प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिल रहा है, इसलिए ये सॉलिड कैटलिस्ट आयरन और निकल इस केस में सिलेक्टिव है। तो जो गैसियस इथिलीन है एंड O2 गैस है वो रिएक्ट होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट कैटलिस्ट। जैसे कि इथिलीन रिएक्ट होता है O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड Al2O3 टू गिव एसिटाल्डिहाइड। तो देखो रिएक्टेंट सेम है, इथिलीन एंड ऑक्सीजन, बट यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो पैलेडियम है जो दे रहा है एसिटाल्डिहाइड। बट अगेन यदि आप इथिलीन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करें ऑन सिल्वर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे पैलेडियम था, यहाँ पे सिल्वर है, तो कैटलिस्ट डिफरेंट है तो प्रोडक्ट डिफरेंट है, दैट इज इथिलीन ऑक्साइड। तो ये कैटलिस्ट है, पैलेडियम और सिल्वर दोनों सिलेक्टिव है, इसलिए भले ही एक ही जैसे रिएक्शन हो रहे हैं बट प्रोडक्ट डिफरेंट है। नेक्स्ट है द गैसियस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट कैटलिस्ट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 रिएक्ट करते हैं निकेल के सरफेस के ऊपर देने के लिए मीथेन, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 रिएक्ट करते हैं कॉपर और जिंक ऑक्साइड के सरफेस के ऊपर देने के लिए मिथेनॉल। देखो मीथेन कहां मिथेनॉल कहां, बट यदि कैटलिस्ट चेंज किया तो प्रोडक्ट डिफरेंट है। नेक्स्ट है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। अब जियोलाइट्स होते क्या है? जियोलाइट्स एक्चुअली एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, जियोलाइट्स एक्चुअली एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं जिनमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स होता है। कुछ सिलिकॉन एटम्स जो है इन नेटवर्क में रिप्लेस हो जाते हैं एल्यूमिनियम द्वारा और फॉर्म करते हैं AlOSi फ्रेम नेटवर्क, और ये इस नेटवर्क को कहते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट नेटवर्क और इसे कहते हैं जियोलाइट्स। और ये नेटवर्क जो फॉर्म होता है दैट इज AlOSi नेटवर्क, जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, वो बनाता है माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, मतलब उसमें थोड़ा सा पोर्स बन जाता है। अब रिएक्शन इन जियोलाइट, यदि आप ये जियोलाइट को यूज करोगे एज कैटलिस्ट इन रिएक्शन, तो ये जियोलाइट का रिएक्शन डिपेंड करेगा साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो उस पोर या कैविटी ऑफ जियोलाइट में फिट हो सकते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट एक्चुअली जियोलाइट की सरफेस के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता, जो उनके पोर्स में या माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर में जाके फिट होगा वही वहां जाके रिएक्ट कर सकता है और वही प्रोडक्ट वहां फॉर्म हो सकता है। इसलिए जियोलाइट जो है वो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। और ये जियोलाइट्स एक्चुअली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जो जियोलाइट कैटलिस्ट का नाम है ZSMS, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जहां वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स को डायरेक्टली टू गैसोलीन मतलब पेट्रोल में बाय डिहाइड्रेशन, और साथ ही साथ देता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये है जियोलाइट्स जो एक्चुअली है एल्यूमिनो सिलिकेट्स का 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स जिनमें माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर है, और इन स्ट्रक्चर में, इन पोर्स में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं साइज और शेप से, वही वहां पे रिएक्ट होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, all you can change is yourself, but sometimes that changes everything. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.